इस एपिसोड की शुरुआत में हम रथ के अंदर का सीन देखते हैं। आर्नोल्ड एलिस से कहता है कि मेरा घर इतना बड़ा है कि जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं खेलते खेलते अपने घर में ही खो जाता था। मैंने पैसों को कभी नहीं छुआ क्योंकि मैं पैसों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अपने लग्जरियस लाइफ से बहुत थक गया था, जहाँ मेरे कुछ कहने से पहले ही सब कुछ तैयार हो जाता था और मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एलिस, तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस पर एलिस आर्नोल्ड से कहती है, मेरे गरीब होने की वजह से मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच नहीं सकती। एलिस की बात सुनने के बाद आर्नोल्ड एलिस से कहता है, तुम्हारी वजह से मैं फिर से जीना सीख पाया। आधे साल पहले जब मैं एल्जिन सिटी मेरे पिता के कहने पर मेरे अंकल से मिलने जा रहा था, तब एल्जिन के पास ही एक बहुत बड़ा सूअर वहाँ के किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा था। तो तुम उस सूअर को मारने के लिए वहाँ पर आई थी। तुम्हारे चेहरे पर हीरोइक लुक देखकर मैं तुम पर फिदा हो गया था। जैसे ही एलिस ने उस सूअर को मारा वैसे ही वहाँ पर एक अजनबी आया और एलिस को प्रपोज कर दिया। पर एलिस अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाली थी, इसीलिए उसने उस अजनबी को रिजेक्ट कर दिया। उस अजनबी इंसान ने कुछ समय बाद गिल्ड में ज्वाइन हो गया और तब से वो अजीब इंसान एलिस के पीछे पड़ गया। फिर आर्नोल्ड एलिस से कहता है, गॉड ने हमें उस समय वहाँ पर भेजा था जब एल्जिन के मास्टर स्वॉर्ड्समैन का जन्म हुआ और उसके साथ हमें काम करने का मौका मिला। एलिस, तुमसे मुझे एक फेवर चाहिए कि तुम मेरे प्यार में पड़ जाओ। आर्नोल्ड की बात सुनने के बाद एलिस आर्नोल्ड को घूरते हुए कहती, इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आर्नोल्ड के मुंह से एल्जिन मास्टर स्वॉर्ड्समैन का नाम सुनने के बाद क्लाउड आर्नोल्ड से कहता है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आखिर एल्जिन का लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन कौन है? क्लाउड का सवाल सुनने के बाद आर्नोल्ड चौंक जाता है। वो क्लाउड से कहता है, क्या आप उसे नहीं जानते? शायद आप बहुत समय तक पहाड़ों में ट्रेनिंग कर रहे थे, इसीलिए आप एल्जिन के मास्टर स्वॉर्ड्समैन को नहीं जानते। इस पर क्लाउड आर्नोल्ड से कहता है, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि वो स्वॉर्ड्समैन बहुत ताकतवर है, इसलिए मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्लाउड की बात सुनने के बाद एलिस मन ही मन सोचती है, ये एकांत में बहुत समय तक ट्रेनिंग कर रहा था। मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं है कि ये आउटडेटेड हो चुका है, जिस वजह से ये मेरे पति के बारे में नहीं जानता। अभी आर्नोल्ड क्लाउड से कहता है, रेड ब्रिड ब्रदर्स बहुत ही मशहूर सेटर रैंक के समुद्री लुटेरे थे और उन दोनों के नीचे काम करने वाले समुद्री लुटेरे भी बहुत टैलेंटेड थे। उन दोनों भाइयों ने बहुत सालों तक नॉर्थ सी में बहुत तबाही मचाई थी और उन दोनों पर कोई भी लगाम नहीं लगा पा रहा था। यहाँ तक कि रॉयल किंगडम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। तभी एक दिन कहीं से एल्जिन मास्टर स्वॉर्ड्समैन आया और तुरंत एक ही अटैक में उन दोनों भाइयों को मार दिया। इस पर क्लाउड बिना किसी इमोशन के साथ आर्नोल्ड से कहता है, तो सेटर रैंक के एक्सपर्ट को एक ही अटैक में मार देना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्लाउड की बात सुनने के बाद एलिस और आर्नोल्ड दोनों डर जाते हैं। वो दोनों शौक में क्लाउड को देखते हुए मन ही मन सोचते हैं, दो सेटर रैंक के एक्सपर्ट को एक ही अटैक में मार देना इसके लिए बड़ी बात नहीं है। तभी क्लाउड कहता है, सेटर रैंक के एक्सपर्ट भी बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ ताकतवर होते हैं तो कुछ कमज़ोर होते हैं और कुछ तो नकली एक्सपर्ट भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब एलिस किसी हाई रैंक वाले को देखेगी तो यही सोचेगी कि ये सेटर रैंक का एक्सपर्ट है और यही सबसे ज़्यादा ताकतवर है। एलिस ऐसा इसीलिए सोचेगी क्योंकि एलिस और उस आदमी दोनों के रैंक सेम नहीं हैं। पर अगर हम सेटर रैंक के आंखों से देखें तो वो दोनों लुटेरे कुछ भी नहीं थे। रैंक में यही अंतर होता है। यह समय बहुत बेकार है क्योंकि रॉयल्स के पास अब कम ही सच्चे एक्सपर्ट, इसीलिए उन लोगों ने अपनी आशा एक अजनबी पर लगा रखी है। इस पर एलिस मन ही मन सोचने लगती है कि अब इसे क्या हो गया, यह क्यों बूढ़े की तरह बात कर रहा है। तभी आर्नोल्ड क्लाउड से पूछता है, अगर एल्जिन मास्टर स्वॉर्ड्समैन को हीरो नहीं कहना चाहिए तो आपके हिसाब से ग्रेट ब्रिटेन को किसे हीरो बुलाना चाहिए? आर्नोल्ड का सवाल सुनने के बाद क्लाउड आर्नोल्ड से कहता है, क्या तुमने कभी भी द प्रीवियस रियल्म्स के 4 हीरोज़ के बारे में सुना है? रियल्म के 4 हीरोज़, ये सब सुनने के बाद आर्नोल्ड की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो कांपते हुए कहता है कि क्या 4 हीरोज़? इसके बाद हमें 4 हीरोज़ के बारे में बताया जाता है। पहला, ड्रैगन टेमिंग रॉबर कैलजोना। उसने एक ही रात में एम्पायर के 7 सेटर रैंक के एक्सपर्ट को मार दिया था। एक बार जब वो ठान लेती है कि इस इंसान को मारना है तो उस आदमी को उसके डैगर से कोई नहीं बचा पाता। दूसरा और तीसरे नंबर पर 2 जुड़वा भाई हैं, जो और जॉय।
उन दोनों की सीक्रेट आर्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट पेयर ऑफ द एम्पायर कहा जाता है। एक बार उन दोनों भाइयों ने जायंट्स के किंग को मार दिया था, जो एब्सोल्यूट डिफेंस के लिए जाने जाते थे। और सबसे आखिर में टेम्पेस्ट का वॉरियर बेरनार्ड ये युद्ध में किसी वॉर मशीन की तरह लड़ता था। ये एक बार ड्रैगन से भी लड़ चुका है। ये बहुत सारे अभियानों में भी शामिल था। ये उन चारों हीरोज़ का लीडर है। सच कहूँ तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे ये हरा नहीं सकता। अभी मैंने जिन चारों के बारे में बताया है वो लोग सबसे ताकतवर कहलाते हैं, हालांकि बाकी सभी लोग तो झूठे हैं। इस पर एलिस क्लाउड से पूछती है वो कौन है। वो चारों बेताबी के स्टेटमैन हैं। उन लोगों ने ही प्रीवियस रेम की स्थापना की थी। उन चारों को 4 हीरोज़ का ताज पहनाया गया था। क्या वो लोग 400 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं? तभी उस रथ को चलाने वाला आदमी आर्नोल्ड से कहता है, यंग मास्टर, हम लोग बहुत समय से सफ़र कर रहे हैं, जिस वजह से घोड़े बहुत थक गए हैं। अब इन घोड़ों को आराम चाहिए। पर आर्नोल्ड अपने नौकर से कहता है, ठीक है, आज हम लोग यहीं रुकेंगे। इसके बाद आर्नोल्ड एलिस से कहता है, चलो बाहर चलकर ताज़ी हवा लेते हैं। रथ के बाहर जाते हुए एलिस क्लाउड से कहती है, मैं मानती हूँ कि जिन हीरो के बारे में आपने बताया वो अपने एरा के बहुत बड़े तोप होंगे, पर अब वो सभी लोग मर चुके हैं और मुझे लगता है कि मरे हुए लोगों का जिंदा लोगों से तुलना करना एकदम मीनिंगलेस है। इतना कहते ही एलिस रथ से बाहर चली जाती है। एलिस को रथ से बाहर जाते देख आर्नोल्ड एलिस से कहता है, एलिस मेरे लिए रुको। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो रही होती है और एलिस एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। फिर एलिस कहती है, पता नहीं मर्लिन अभी क्या कर रहा होगा। कहीं मिशन ना मिलने की वजह से उसने गिल्ड को ख़त्म तो नहीं कर दिया होगा। एलिस मर्लिन के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर आर्नोल्ड आ जाता है और वो एलिस से कहता है, एलिस, तुम जानती हो कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? कि आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उस लड़की के साथ बैठकर टिमटिमाते हुए तारे देखना। आर्नोल्ड की बात सुनने के बाद एलिस का चेहरा अजीब हो जाता है। एलिस चिल्लाते हुए आर्नोल्ड से कहती, ओ ब्रो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं? तो मुझे तारे कहाँ से दिख रहे होंगे? इस पर आर्नोल्ड एलिस से कहता है, एलिस, तुम ये जानती हो कि तुम्हारे और तारे के बीच में क्या अंतर है? तारे आसमान में रहते हैं और तुम मेरे दिल में रहती हो। आर्नोल्ड की बातें सुनने के बाद एलिस आर्नोल्ड से बिना किसी इमोशन के साथ कहती है, बेवकूफ़ों जैसी बातें करना बंद करो और मुझे बताओ कि क्लाउड कहाँ चला गया। जाओ जाकर उसे ढूंढो। इतना कहते ही एलिस भी क्लाउड को ढूंढने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचती है उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि प्रीवियस रेम को फिर से ज़िंदा करना होगा। उस आवाज़ का पीछा करते हुए जब एलिस पास के ही झाड़ियों से झांककर देखती है तो एक आदमी अपनी तलवार से एलिस पर अटैक कर देता है। वो आदमी इतनी तेज़ी से अटैक करता है कि एलिस को कुछ भी रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। वो अटैक करने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि क्लाउड ही होता है। जैसे ही क्लाउड देखता है कि वो एलिस पर अटैक कर रहा है, वो अपने अटैक को रोक लेता है। फिर वो एलिस से कहता है, मुझे लगा था कि कोई चोर है, मुझे माफ़ कर देना, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम यहाँ पर क्यों आई थी? तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? इस पर एलिस क्लाउड से कहती है, हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं, मैं यही बात बताने के लिए यहाँ पर आई थी। फिर क्लाउड एलिस को थैंक्स कहता है और वो उससे पूछता है कि तुमने अभी कुछ सुना क्या? इस पर एलिस क्लाउड से कहती है, मुझे नहीं पता, तुमने अभी कुछ बोला था क्या? इसके आगे क्लाउड एलिस से कुछ भी नहीं पूछता और बस आगे जाते हुए एलिस से कहता है, चलो चलते हैं। अगर हम लक्की रहे तो डेनवी घसार आज ही रात पहुँच जाएंगे। क्लाउड को पीछे से देखते हुए एलिस कहती है, ये बहुत संदिग्ध आदमी है। इसका ये कहने का क्या मतलब था कि प्रीवियस रेम को फिर से जिंदा करना है? इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।